और उन्होंने भी सुना है कि ये आदमी हक और सच के साथ खड़ा हुआ है, और इसी वजह से हम सच के साथ खड़े हैं। आपको पता है सच की हमेशा जीत होती है, और कभी भी किसी स्टैब्लिशमेंट या किसी ऐसे इदारे ने मुझे अप्रोच करके बिल्कुल नहीं कहा कि आप एक गलत किस्म का मौकफ लेकर सामने खड़े हो जाएं, हम आपका साथ देंगे और आपकी पूरी आपको प्रोटेक्शन भी देंगे। बिल्कुल ये लोग गलत बातें सोचते हैं। मैं जिधर खड़ा हूँ वो मैं ही इनका स्पोक्स पर्सन था, और जो कुछ हुआ वो मैंने हकीकत बयान की। अब उसका फैसला स्कॉटलैंड यार्ड ने करना है। मैं भी इधर हूँ, नवाज शरीफ भी इधर है, और मरियम नवाज भी आएगी एक दिन वापस, तो उसने आना ही है। जाहिर है उधर से वो फेल हो चुकी है, उधर से भी उसको भागना तो है। 50 दिन रह गए हैं, उसके बाद उसने दौड़े लगानी है। तो जब ये दौड़े लगाते हैं तो इनका मुंह बरतानिया की तरफ ही होता है, और तो को कंट्री की तरफ ना तो ये जाते हैं। इधर ही वो समझते हैं अपने आप को कि हम महफूज हैं, मगर अभी ये बरतानिया की तरफ भी नहीं आएगी, ये किसी और कंट्री की तरफ जाएगी, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं बरतानिया में भी महफूज नहीं हूँ। उधर तस्नीम दर्शा मेरे खिलाफ सब कुछ बता चुका है, और उधर मुझे तस्नीम दर्शा से और ज़्यादा खतरा है, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा गैर महफूज मैं अब बरतानिया में हूँ। अगर मैं उधर जाऊँगी तो मैं अरशद शरीफ के कत्ल में पकड़ी जाऊँगी, और जो फ्राई पान के साथ में पाकिस्तान में कपड़े इस्त्री करती थी, उधर तो वो करती थी या नहीं करती थी। पहले तो यह है कि जब कैदी बन जाते हैं तो उनको कैदियों वाले कपड़े दिए जाते हैं। इसको कैसे वो दूसरे कपड़े दिए गए जिस पर ये फ्राई पान घुमा रही है और इतने इतने प्यारे कपड़े पहनकर ये जा रही है। उसको कैदियों वाले कपड़े दें, कैदियों वाले कपड़े पहना कर इसको कोर्टों में लेकर जाना चाहिए, जैसे कि बरतानिया और दूसरे वेस्टर्न कंट्री के अलावा अमेरिका कनाडा में भी होता है। जब इधर आएगी, इधर बिहाइंड बार जाएगी, तो आप इधर इसको वाकई वो फ्राई पान के साथ, और वो जिसमें चाय बनाते हैं कॉफ़ी वाला वो जो जग होता है उसमें चावल गर्म करके, तो वो इसको खाना पड़ेंगे। फिर वो फ्राई पान के साथ वो कॉफ़ी वाला जग भी आ जाएगा, और इधर वाकई प्रैक्टिस इसको मुकम्मल कराएंगे और मुकम्मल होगी। जो उसने अभी बातों में सुनी है कि उधर फ्राई पान से कपड़े इस्त्री होते हैं, इधर भी देखना है ना बरतानिया की जेलों में कपड़े कैसे इस्त्री करते हैं, इधर कौन से कपड़े देते हैं, इधर चावल कैसे गर्म करते हैं। इधर का तजर्बा भी तो करवाना है ना। ये उसके आने के बाद ही तजर्बा होगा जब वो उधर से इधर भागेगी। अच्छा साहब, मेरा एक और बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट क्या आपके ऊपर कोई किसी किस्म का ना दबाव है, ना वो उनकी कोई इस हमले के अंदर शरीफ के हवाले से जो आपने बातें बताई हैं उनमें उनका कोई किसी किस्म का रोल नहीं है। उसके बाद आपने नहीं ये भी कोई बात कर दी कि मेरे पीछे की एजेंसी भी नहीं है। अब मेरा हाँ सर जी। ये बड़ा एक मासूमाना सा सवाल, आप इसको बोल मुझे जो जरा मुझे ये बताएं कि जनाब आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देना, आपको इनके खिलाफ जब आप खड़े खड़े आप खुद हुए आपकी वकैल आगे आप ठीक है वो ना नहीं कुछ नहीं होता असि तेरे नाल है, इसमें जो मोस्टली लोग हैं वो सारे नून लीग से हैं। बिल्कुल हाँ जी, इसमें मोस्टली लोग वो नून लीग के हैं। उसकी वजह है कि मैं भी तो नून लीग का था, तो ज़्यादा लोग फिर नून लीग के हैं। तो अभी जो मुकाबला उनके साथ ही है। तो पीटीआई भी मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया। आप देख लें जो प्रोटेस्ट हमने किया, वो मैं उधर गया, प्रोटेस्ट उनके खिलाफ एवन फील्ड हाउस के बाहर किया। तो जिन सारी जो एशियन कम्युनिटी जिनको हमने इनवाइट किया, अब वो उनकी अपनी मेंबरशिप है। अगर ज़्यादा मेजॉरिटी इधर है ही पीटीआई की, जितने भी यार दोस्त हैं हमारे सबके साथ तलक हैं, तो वो उधर आकर अगर अपने झंडे लहरा रहे हैं तो उसमें मैं तो नहीं उनको स्टॉप कर सकता। वो तो उनकी अपनी पार्टी है। मैं तो अरशद शरीफ के इंसाफ के लिए, उसके हक के लिए उधर गया हूँ, और आवाज़ बुलंद की, अपना मौकफ मैंने बयान किया मीडिया के सामने। और जो लफाफा साफ़ी हैं उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए। अब कुछ उन्होंने नहीं चलाए, क्योंकि उनको पता है कि वो तस्नीमा दिलशा का अगर बयानिया दोबारा चलाएंगे तो पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में फिर शोर पड़ जाएगा। तो इसी वजह से उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कट ऑफ की हैं, जो उन्होंने टीवी पर नहीं दिखाई, क्योंकि उनको पता है कि उनको जो सारा पैसा है पीछे से, वो दूसरे जो नवाज शरीफ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इस वजह से वो उनको स्टॉप किया हुआ है कि आप तस्नीमा दर्शा की बरतानिया में कोई ऐसी चीज़ ना चलाएं, क्योंकि इलेक्शन करीब आने वाले हैं। अगर आप उसकी तकरीरें, उसके बयानात, उसके इंटरव्यूज टीवी पर इस तरह दिखाएंगे, तो फिर ये है कि इलेक्शन में मरियम नवाज बुरी तरह पहले ही फेल हो चुकी है, फिर फ्लॉप भी हो जाएगी, ऊपर से हार भी जाएगी, और पार्टी का पठा गुल हो जाएगा, और ये पीडीएम के कई टुकड़े हो जाएंगे। फिर कोई उधर भाग जाएगा, कोई उधर भाग जाएगा, और खान साहब दोबारा आ गए, इमरान खान साहब अगर प्राइम मिनिस्टर, तो हमारा उधर से भागना क्या, बचना भी मुश्किल हो जाएगा।
मैं डॉक्टर साहब की तरफ आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब मेरा जरा, मैं आपसे 2 क्वेश्चन इकट्ठे कर लूंगा। पर पहले तो इमरान खान साहब जो थे वो समझते थे कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वो अपनी एक बैकबोन समझते थे कि मेरे पीछे जितने भी दोस्त हैं, मेरे पीछे जितनी मतलब मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, पार्टी को डोनेट करने वाले हैं, मेरे साथ खड़े होने वाले हैं, बाकी के जो सारे अखराजात थे, सारी बात है ओवरसीज पाकिस्तानी फंडिंग वगैरह भी करते थे। और जब वो हुकूमत के अंदर आया तो चाहे उसने पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ किया या ना किया, ये एक अलग से बहस है, लेकिन जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको मायूस नहीं किया। उनके साथ उनका वादा था इमरान खान साहब का कि मैं जब भी आऊंगा और आपको वोट का हक दिलाऊंगा, और 100% आप लोगों को वोट का हक मिला। लेकिन जारी बात है जब वो सारा मामला हुआ, वो फिर उसमें वो आपसे वो हक जो था वो नहीं आपके पास न रहा। तो सर एक तो मुझे आपने ये बताना है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो वोट के हवाले से क्या सोच रहा है, उसका वो मतलब वोट किसको देना चाहता है। सेकंड, आपने मुझे ये बताना है कि पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो ये है कि पाकिस्तान का जो मुल्क है वो बिल्कुल कंगाल हो गया। कंगाल मैं का लफ्ज इसलिए मैं कर रहा हूँ कि जब एक आम आदमी, गरीब आदमी का चूल्हा नहीं जलेगा तो वो सारी बात है, वो मुल्क के अंदर भूख है, गुर्बत है, वो मिडिल मैन भी नहीं है, मिडिल क्लास से भी, जो लोअर मिडिल क्लास होती है उससे भी लोग जो है वो नीचे जा चुके हैं। और आए रोज जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कभी आटा नहीं मिल रहा, कभी दालें महंगी। अभी जो शहबाज शरीफ साहब थे वो फरमा रहे थे कि जनाब अभी और भी महंगाई आएगी, तो आपने है वो एक नहीं है। लेकिन जो हमारे बिलावल भुट्टो साहब हैं वो पाकिस्तान के अंदर नहीं टिक पा रहे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपने बताइए जरा। मैंने आपको टाइम का ख्याल रखते दोनों क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए, जरा इसके ऊपर जरा मुझे अच्छा, हांजा साहब आपके 2 नहीं 3 क्वेश्चन है और बड़े दिलचस्प क्वेश्चन है। और पहले तो मैं जो है पहले ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से बात कर दूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसके साथ हैं। ये पीटीआई वालों को तो जितनी इंफॉर्मेशन है सो है, मेरे ख्याल से ये पीडीएम को ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि ओवरसीज पाकिस्तानी किसके साथ है। और सिर्फ ये यूके के ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं, चाहे यूएई हो या अमेरिका, कनाडा या पूरे यूरोप में भी कहीं हो, तो ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों इमरान खान के साथ है। मैं आपको आज रीजन देता हूँ, लॉजिक देता हूँ कि अगर यही काम जो इमरान खान कर रहा है तो ये करने शुरू हो जाएंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानी इनके साथ भी इसी तरह। क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते क्या है, ओवरसीज पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जब वो कभी अपने घर वापस आए पाकिस्तान में तो उनको बहुत बड़ा डिफरेंस ना लगे, इतना बड़ा डिफरेंस ना लगे कि वो एकदम कहें यार हम किस ट्रैफिक में आ गए हैं, यार हम किस सोच में आ गए हैं, यार हम किस सिस्टम में आ गए हैं, यार हम किस डिपार्टमेंट में आ गए हैं, हम किसके सामने बात कर रहे हैं। उनको बहुत बड़ा डिफरेंस ना लगे, चलो छोटा मोटा चलता है, ऐसी बात नहीं है कि यूके को हम कंपेयर नहीं कर सकते यूएई के साथ, या यूएई को हम यूरोप के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड दिस। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं आपको हांजा साहब ये बताता चलूं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसलिए इमरान खान के साथ हैं क्योंकि इमरान खान उनकी जुबान बोलता है। इमरान खान ये चाहता है रूल ऑफ लॉ हो, हम ये चाहते हैं रूल ऑफ लॉ हो। मुझे तो समझ नहीं आती जो लोग इमरान खान के साथ नहीं है, क्या वो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते? या तो वो चाहते नहीं है या वो इस सिस्टम के साथ बिल्कुल एडजस्ट हो चुके हुए हैं। हो सकता है कि वो कहते हो कि जी ठीक है सब अच्छा है, अगर पैसे दे के हमारा छोटा मोटा काम हो जाता है, अगर हमने प्लॉट अपने नाम करने हैं या रजिस्ट्री करवानी है, किसी को पैसे दे के जो मतलब टॉप ऑफ दैट जो जिसको हम ब्राइब या रिश्वत कह सकते हैं, अगर वो दे के अगर हम काम करवा सकते हैं तो दे आर ओके विद दैट। लेकिन एक इंसान जो यहाँ से वहां पाकिस्तान जाता है वो एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी जाता है, तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरा टाइम ना जाया हो, मुझे एक अपॉइंटमेंट सिस्टम के साथ मेरी एक अपॉइंटमेंट हो, मेरा एक टाइम हो, उस टाइम के ऊपर मेरा काम हो जाए ताकि मेरा टाइम भी बच जाए, मेरा पैसा भी बच जाए और मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो भी प्रोटेक्टेड हो जाए। ये है ओवरसीज पाकिस्तानी की जुबान। दूसरी तरफ ये है कि बहुत बुरा लगता है, यकीन करें हांजा साहब, जब हम कभी पाकिस्तान यहाँ से कभी पाकिस्तान पैसे भेजते हैं तो आजकल 335 रुपीज का 1 पाउंड हुआ है। आप मुझे बताएं कि अगर हम सिंसियर नहीं है पाकिस्तान के साथ तो हम तो कहेंगे ठीक है, हम तो पाउंड थोड़े से भेजते हैं, वहां पे इतने ज्यादा पैसे आ जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या सूरत हाल है, उतने से पैसों से वो कुछ भी नहीं होता, बल्कि उसको अगर आप डबल ट्रिपल या 4 गुना भी कर दें तो उन पैसों से वहां पे कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि आप देखें पेट्रोल कहाँ पे चला गया, दालें चीनी आटा कहाँ पे चला गया। एक आम इंसान जो है वो क्या ढूंढ रहा है, वो कह रहा है मुझे 2 वक्त की रोटी टाइम पे मिल जाए इस कंट्री। यानी ये वो कंट्री है जहाँ पे गंदुम अपनी है, जहाँ पे मकई अपनी है, जहाँ पे चावल अपना है, यहाँ पे कपास अपनी है, यहाँ पे हर तरह का फ्रूट है। वो कंट्री कह रहा है कि यहाँ पे गंदुम नहीं है। चलो सैलाब एक वन ऑफ द रीजन, लेकिन हर दफा तो सैलाब नहीं आता।
इसके पीछे करप्शन है, चाहे वो जहांगीर तरीन का नाम आ जाए या किसी और ABCXYZ का नाम आ जाए, एंड ऑफ द डे ये करप्शन है। इसको हम माने या ना माने, हम किसी की साइड भी नहीं लेना चाहते। हम ये सिर्फ चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बने। ये तो हो गया आपके पहले क्वेश्चन को। इसको और भी काफी इसके पॉइंट्स मैं आपको बता सकता हूँ। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि यहाँ पे जो बिलावल आपके जो वजीर खारजा है, वो इस टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो मेरे से ज्यादा खुद समझते हैं कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें ना, आप अपनी जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहीं भेज देते हैं और वहां जाके वो ना कोई डिसीजन कर सकती है, वहां जाके ना वो कोई आपके मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकती है। मुझे तो समझ नहीं आती है, ये 130 अरब रुपया जो है ये कैसे इन्होंने लगा दिया। ये कितने बड़े दौरे कर रहे हैं, इतना पैसा एक गरीब मुल्क का। ओ भाई, बिलावल को तो चाहिए सारा काम जूम पे करे। पाकिस्तान में तो ऑफिस सारा, अब हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम जूम पे कर रहे हैं। हम कितने बेवकूफ होंगे कि हम क्या करें कि जी आप लंदन आओ, हम इधर से दुबई जाएं, और कोई शाह साहब जो है वो इस टाइम बेल्जियम चले जाएं, और हमने बात यही करनी है जब हमारा ये टेक्नोलॉजी को यूज करके सारा का सारा काम हो रहा है। और तुम साबित क्या करना चाहते हो, है क्या हो, तुमने अचीव क्या किया पूरी दुनिया में। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर मैं यूके में एक कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं कभी भी बिलावल को हायर नहीं करूंगा अपनी कंपनी के लिए एज अ मैनेजर, क्योंकि मुझे पता है ये मैनेजर की कैपेबिलिटी भी नहीं रखता। ये बात कैसे करेगा, इसको मुझे एग्जैक्टली पता है कि ये मेरा बिजनेस ही नहीं लेके आ सकता, ये मेरी कंपनी को डिफरेंट लेवल पे नहीं लेके जा सकता। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी कैपेबिलिटी का पता है। अगर मुझे उसकी कैपेबिलिटी का पता है, मैं तो हैरान हूँ कि आप ये देखें ना, पाकिस्तान में एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि जनाब एक पार्टी खोलो, उस पार्टी का सरबराह बन जाओ, उस पार्टी के अंदर आप गठजोड़ करो दूसरी पार्टी के साथ, और जब आपका कहीं ना कहीं जक लग जाए और अपने आप को मिनिस्टर बना लो। यही है ना शॉर्टकट। इसके अलावा क्या क्राइटेरिया? इसे कहें कि जाओ तुमने अचीव क्या किया है, कोई हॉस्पिटल बनाया, कोई स्कूल बनाया, किसी गरीब अवाम का बच्चा जो है उसकी कफालत की है, किसी को पढ़ाया लिखाया है, या मुझे ये बताओ कि तुमने खुद कोई एक्सपीरियंस लिया है किसी भी फील्ड में अपना? है ही कुछ नहीं। एक बच्चा है वो जनाब जुल्फकार भुट्टो का नवासा है, वो इधर यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा प्राइवेटली पैसे दे के, और उसकी वालदा जो है प्राइम मिनिस्टर थी, और वो जनाब उसने उसकी सीट संभाल ली। यही क्राइटेरिया ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ जो पीपल्स पार्टी थी ना बेनजीर शहीद भुट्टो तक, वो पीपल्स पार्टी और थी। आसिफ जरदारी से आज की पीपल्स पार्टी और है। इसको आप उसके साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि दूर दूर तक पीपल्स पार्टी वो नहीं। तीसरा क्वेश्चन आपका कोई और था, मुझे प्लीज रिमाइंड करवा दीजिए। मैं वो आपसे ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान के अंदर ये जो सिचुएशन, जो हालात अभी पैदा हो चुके हैं, पाकिस्तान तकरीबन डिफॉल्ट कर चुका है। मैंने कहा था कि जब एक आम आदमी के घर में सर चूल्हा नहीं जलेगा ना, एक आम आदमी के, गरीब आदमी को मजदूरी नहीं मिलेगी, दिहाड़ी नहीं मिलेगी, उसके बच्चे भूखे होंगे, उनके घर में उसकी जो मिसेज है, उसके जो बाकी फैमिली मेंबर है, जब वो पेट भर डिफॉल्ट ही कहेंगे, उस मुल्क ही कहेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो सारी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसका सेहरा हम किस पार्टी के सर बांधे? देखिए जी, ये एक बंदे का कसूर नहीं है, इसमें एक डिपार्टमेंट का भी कसूर नहीं है, इसमें पूरे के पूरे सिस्टम की, पूरी की पूरी अवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। क्योंकि एज अ नेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो एज अ नेशन मैं क्या रिस्पॉन्सिबल हूँ? मैं अगर अपने आप को पाकिस्तानी कहता हूँ तो मेरे ऊपर फिर कुछ चीजें फर्ज हैं। फर्ज क्या है कि पाकिस्तान मेरा घर है, पाकिस्तान को मैंने साफ करना है, पाकिस्तान में मैंने 2 नंबरी नहीं होने देनी, पाकिस्तान में मैंने करप्शन नहीं होने देनी, पाकिस्तान में कोई 2 नंबरी कर रहा है तो उसको बेनकाब करना भी मेरा फर्ज है। ये सारी एज अ सिटीजन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप अपना जिस तरह मैं कुछ प्रोग्राम देखता हूँ मेरा दिल जलता है कि आप ये देखें कि आप किसी मुलजिम को पकड़ते हो और उसको पुलिस के सामने और जो कानूनदान है उनके सामने करते हो, तो आज तक उसको सजा नहीं होती। मुझे ये बताएं, अगर सजा नहीं होगी तो एज अ पाकिस्तानी मैं सोचूंगा यार कोई फायदा नहीं है, इस बंदे को भी दलदल में डालने का क्या फायदा है? इसको ना मुझे इंसाफ मिलना, ना इसको सजा मिलनी है, तो क्या मुझे क्या पड़ी हुई है, मैं आ बैल मुझे मार। तो यहाँ पे आके यूके के अंदर ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि आप ये देखें, जब आप किसी के अगेंस्ट भी एक्शन लेते हो, जिस तरह शाह साहब ने एक्शन लिया है, यहाँ पे कार्रवाई हो रही है।
यहाँ पे उन्होंने नहीं देखा कि एक डिप्लोमेटिक है, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी है तो वो होनी है। अगर वो जुर्मदार है तो उनको सजा मिलेगी। उनको ये कभी भी नहीं होगा कि ये तो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, चलो इनको माफ करो। ये कोई रेमन डेविस वाली कहानी थोड़ी है कि पाकिस्तान में एक डरनाता फिरता अमेरिकन बंदा जो है वो एक पाकिस्तानी को रौंद के चला जाए और मार के चला जाए और उसको 72 घंटे के अंदर अंदर उसको पाकिस्तान से जनाब चार्टर तैयारे के ऊपर और वीआईपी तरीके से उसको रुखसत किया जाए। ये ऐसे थोड़ी हो सकता है, यहाँ ऐसे नहीं हो सकता। ये सारे का सारा जो ये जेल बरो तहरीक और ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान का पूरा एजेंडा फ्रॉम 26 ईयर्स अगो जो स्टार्ट हुआ था, वो सारे का सारा इनके खिलाफ हुआ था, यही दो खानदानों के खिलाफ। और तो कोई खानदान है ही नहीं था। मुझे बताएं पिछले 35 साल में जो हमारी जवानी जिसमें गुजर गई है, वो ये इन्हीं को तो देख रहे हैं हम, या हम नवाज शरीफ की पार्टी को देख रहे हैं, या पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं, या नवाज शरीफ को देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी को देख रहे हैं। इसके अलावा तो कोई है नहीं। तो दूसरे अगर आते भी हैं तो उनका एक छोटा सा रोल होता है, जिस तरह MQM है उसका एक छोटा सा रोल। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो ड्यूरेशन है वो इन्हीं दो पार्टियों ने गुजारा। और आज देख लें आज पाकिस्तान का क्या है। जी नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान के अंदर अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें ना, डॉक्टर साहब ने रूल ऑफ लॉ का नुकता उठाया, शाह साहब भी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर सर बिल्कुल नहीं है। इसकी मैं आपको लेटेस्ट एक अंकल भी दे देता हूं, लेकिन अल्लाह माफ करे पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब, शाह साहब, शायद आपके इल्म के अंदर हो, ऐसा दिल खराश वाकया आया है कि वो जब मैंने सुना आज कोर्ट की इल्म में, आपने भी सोशल मीडिया होगा कि सरदार अरबाज साहब का कोई रिलेटिव्स है, उसका नाम जनाब सूबाई वजीर भी वो रह चुका है, मौसूफ अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक है, उसका रहमान कैतराइन है, कैतराइन इस तरह का वो कबीला है। उसने रिसेंटली एक गरीब फैमिली को के अंदर ये सारा सिस्टम है, वहां पे वडेरा सिस्टम है, जंगीराना के सजा जजा के लिए अपनी उन्होंने निजी सेल बनाए हुए हैं जिसमें वो अपना ही सारा मामला करते हैं। तो उन्होंने एक गरीब फैमिली को, गरीब जो है उनको उन्होंने टॉर्चर सेल के अंदर रखा हुआ था, जिस वो वहां को उनके ऊपर तशद्दुद करते थे, उनको मारते पीटते थे और उनके ऊपर वो जुल्म ज्यादती करते थे। उनमें खवातीन भी थी, खवातीन के साथ भी वो ज्यादती करते थे। तो आज से रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई, मैं अपने नाज़रीन को भी बताता चलूं, जिसके अंदर एक खवातीन कुरान उठा के ऐसे करके पाकिस्तानी लोगों से हेल्प मांगती है कि जी हम मुसीबत के अंदर है, किस तरीके से हमें इस वडेरों से निजात दिलाएं, आजाद हमें करवा दें। वो सोशल मीडिया के ऊपर, चूंकि किसी बड़े चैनल ने तो आई थिंक अगर किसी ने उसको ब्रेक भी किया तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो हमने देखा। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के जो भी ताकतवर लोग हैं, मकबूल अदारे हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है वो अमल नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आगे जाके चंद दिनों के बाद उसी बीबी की, उसकी जो फैमिली मेंबर थे, उसकी जो लाशें थी वो मस्कर हो चुकी थी, उसके ऊपर तेजाब डाल के उनके चेहरे को बिल्कुल जो है वो अजीबो गरीब तरह का कर दिया गया था। और उनकी जो लाशें थी वो मिली है एक कुएं के अंदर से। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन इकराम, अगर हम रूल ऑफ लॉ की बात करें तो एक जो बड़ा बंदा को जुर्म हैं कि लॉ होना चाहिए के अंदर कि अगर एक छोटा बंदा भी जो है वो जुर्म कर रहा है, अगर कोई बड़ा बंदा भी जुर्म करता है तो उसको भी पकड़ना चाहिए। और इसके ऊपर होना तो ये चाहिए था भी किसी बड़े इदारे की तरफ से इसके ऊपर नोटिस लिया जाता, नोटिस नहीं लिया गया। आज